बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस थ्योरी। तो रेजोनेंस थ्योरी में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। हम सबसे पहले उन डेफिनेशंस को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो रेजोनेंस थ्योरी में हमारे पास सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास कोई भी रियल स्ट्रक्चर है उसकी आगे से फर्दर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, रेजोनेंस। कि उसमें क्या हो रही है, रेजोनेंस। तो डेफिनेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर एज वेटेड एवरेज ऑफ टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जब हम एक रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एक या एक से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है तो ये मेरे पास, तो इसकी फर्स्ट वाली ये मेरे पास क्या है, इसकी रियल स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो आगे से जो इसकी हम इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इसकी ये बनेगी कि ये जब मेरा डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, जब ये मेरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, जब ये मेरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो इधर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो इधर डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो इधर डबल बॉन्ड। तो देखें ये मेरी रियल स्ट्रक्चर थी, मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया अपने रियल स्ट्रक्चर को उसके आगे से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में। तो ये मेरे पास क्या हुई, रेजोनेंस। के बेंजीन रिंग में क्या हो रही है, रेजोनेंस। उसके बाद हमारे पास सेकंड डेफिनेशन क्या आती है, कैनोनिकल फॉर्म्स। ये कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, तो देखिए कि मेरे पास जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, एक बने, दो बने या उससे ज्यादा बने, उसको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। तो जब मेरी रियल स्ट्रक्चर से जो आगे मेरी फर्दर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। उसके बाद डेफिनेशन आती है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो मेरे पास रियल स्ट्रक्चर होगी जिसके आगे से फर्दर मैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करूंगी, तो जो मेरे पास रियल स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। उसके बाद मेरे पास अगली नेक्स्ट डेफिनेशन है रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब जो उसकी रियल स्ट्रक्चर थी उसमें और जो हम आगे से उसकी कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रा करते हैं उसकी जो सबसे लोवेस्ट, जो ऐसी जिसमें एक या एक से ज्यादा फॉर्म्स कैनोनिकल फॉर्म्स बने, उसमें जो मेरे पास जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी वो एनर्जी, और जो मेरी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी उनका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या हमारे पास होता है, रेजोनेंस एनर्जी। तो डेफिनेशन देखें, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। जो एनर्जी का डिफरेंस आता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, जो मेरा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और उसके आगे से जो मेरे पास कैनोनिकल फॉर्म बनेगी उसमें जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी उनका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर की कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रा करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं कि उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है कैनोनिकल फॉर्म्स को ड्रा करने के लिए अपनी रियल स्ट्रक्चर की। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो रूल है वो क्या है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट बी बोनाफाइड लेवी स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म है वो बोनाफाइड लेवी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। उसमें मेरे पास जो सबसे फर्स्ट रूल है उसमें मेरे पास क्या है, ये हमें रूल क्या बताता है कि ईच कैनोनिकल फॉर्म शुड फॉलो द रूल ऑफ वैलेंस शेल। कि जब मैं अपनी रियल स्ट्रक्चर की कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रा कर रही हूँ उसमें जो मेरे पास जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो सारी क्या किस रूल को फॉलो करनी चाहिए, वैलेंस शेल के। दोबारा देखिए, ईच कैनोनिकल फॉर्म शुड फॉलो द रूल ऑफ वैलेंस शेल, कि हर कैनोनिकल फॉर्म जो है वो वैलेंस शेल के रूल को फॉलो करेगी। वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, मतलब जो मेरे पास किसी एटम का लास्ट शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। अब इसका क्या मतलब है कि ऑल कैनोनिकल फॉर्म शुड फॉलो द रूल ऑफ वैलेंस शेल। इसका मतलब है कि इट शुड नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं किसी अपने रेजोनेंस हाइब्रिड की मेरे पास रियल स्ट्रक्चर है उसकी जब मैं कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रा कर रही हूँ तो उसमें मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरी कैनोनिकल फॉर्म बनी है उसमें मेरे पास मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, उस जो मेरे पास जो मैंने कैनोनिकल फॉर्म ड्रा की है ना उसका जो वैलेंस शेल है अगर तो वो फर्स्ट रो एलिमेंट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसके मेरे पास 2 से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो वैलेंस शेल के रूल को फॉलो करेगा। अगर तो वो फर्स्ट रो एलिमेंट जिसके मैं आगे से कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल फॉर्म ड्रा कर रही हूँ अगर तो वो फर्स्ट रो एलिमेंट से बिलोंग करता है
तो उसके वैलेंस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अगर तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी। उसके बाद सेम ऐसे ही इट शुड नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेकंड रो एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो मेरे पास सेकंड रो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उनकी जो कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करूंगी तो उसमें उनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड रो एलिमेंट्स की, उसमें 12 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, जैसे फास्फोरस एंड सल्फर। अगर थर्ड रो एलिमेंट की बात करूं तो 12 से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होने, 12 से ज्यादा अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेरे पास कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब कि हर कैनोनिकल फॉर्म जो है वो लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। और वो क्या है कि हमारे पास हर कैनोनिकल फॉर्म जो है वो वैलेंस शेल के रूल को फॉलो करेगी। जैसे कि अगर तो वो सेकंड रो एलिमेंट से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अगर वो मेरे पास जो है वो सेकंड रो से बिलोंग कर रहा है, अगर फर्स्ट रो से बिलोंग करेगा तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए वैलेंस शेल में। अगर वो सेकंड रो से बिलोंग करता है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अगर वो थर्ड रो से बिलोंग करता है उसमें 12 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो फिर मेरे पास जो अगर वो ये मेरे पास ये रूल जो है वो फॉलो कर गई तो वो मेरे पास क्या होगी, कैनोनिकल फॉर्म। अब हम आगे से फर्दर नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं कि हमारे पास अगला रूल क्या है, जिसको जब हम कैनोनिकल फॉर्म ड्रा करते हैं तो हमें उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने अपना फर्स्ट रूल देखा था कि जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी उस कैनोनिकल फॉर्म को कि जो कैनोनिकल फॉर्म व्हिच इज फॉर्म्ड मस्ट फॉलो द रूल ऑफ वैलेंस। और वो क्या रूल था कि हमारे पास अगर तो वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। इसी तरह अगर वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेकंड रो के एलिमेंट हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो उसके आउटर मोस्ट जो हमारे पास शेल है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास एक एग्जांपल है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसमें देखिए हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है और अमाइन ऑक्साइड। इसमें अगर हम देखें ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड में, तो इसमें ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन और इसमें ये नाइट्रोजन, ये इसकी क्या बनी है, कैनोनिकल फॉर्म। अगर हम इसकी कैनोनिकल फॉर्म जो है उसको ड्रा करेंगे, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है अगर वो यहाँ पे मूव करे तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो देखिए अगर हम इसकी कैनोनिकल फॉर्म ड्रा करें तो ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म ड्रा नहीं होगी, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। और उसकी वजह क्या है कि हमने देखा था कि हमारे पास जो एटम है, जो हमारे पास जो भी कैनोनिकल फॉर्म बन रही है उसमें जो एलिमेंट है उसकी हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमारे पास अगर तो वो सेकंड जो हमारे पास अगर हम इस नाइट्रोजन की देखिए बात करें तो नाइट्रोजन जो मेरे पास है ये सेकंड रो का एलिमेंट है ना। तो उस सेकंड रो में हमने पढ़ा था ना कि जो सेकंड रो से बिलोंग करती हैं उसमें हमारे पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होने चाहिए उसके वैलेंस शेल में। तो देखिए अगर हम इस नाइट्रोजन में बात करें तो इसमें जब हम इनके ओवरऑल हम इलेक्ट्रॉन्स जितने इन्वॉल्व हैं जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद अगर तो डबल बॉन्ड है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 4, 6 और 8। तो ये तो 8 मतलब इसमें हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वैलिड है कि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो है सेकंड रो एलिमेंट है और उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये जो हमारे पास जो है उस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2, 4, 6 और एक ये देखिए अब डबल बॉन्ड के लिए हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें मेरे पास जो नाइट्रोजन इस एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ये इससे एक्सीड करके कितने हो गए हैं, 10। तो इसलिए ये मेरे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म जो है वो वैलिड नहीं है, मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म इससे नहीं बन सकती, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास फॉर्मल चार्जेस होते हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मल चार्जेस जो है हमारे पास जो फॉर्मल चार्जेस बनते हैं ये क्यों बनते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ही क्यों आया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझे कि हमारे पास जो फॉर्मल चार्जेस हैं वो किस तरह बनते हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो देखिए अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम से बिलोंग कर रहे हैं अगर तो वो ज्यादा हो जाए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो हम उसको असाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज।
और अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम से बिलोंग कर रहे हैं वो लेस हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो हम उसको क्या असाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में मेरे पास जो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। मेरे पास नाइट्रोजन में देखें 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5। मतलब ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। अब हम देखते हैं कि जो इसके साथ जो बिलोंगिंग एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इस नाइट्रोजन ने एक यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू एटम है वो कितने हो गए, 4। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा केस बन रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू एन एटम जो है वो मेरे पास लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कि बिलोंगिंग टू एटम्स कितने मेरे पास हैं, 4, लेकिन वैलेंस शेल में कितने हैं, 5। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहे हैं एटम से वो लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 और इसमें 2p में क्या आ जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो इसमें मेरे पास देखिए अब इसका जो मेरे पास वैलेंस शेल है, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें देखिए मेरे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के बिलोंगिंग एटम्स है उसमें कितने हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास जो अगर किसी एटम के ऊपर जो है वो लोन पेयर हो तो उसको भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो देखिए इस ऑक्सीजन में देखिए जो इसमें नेगेटिव चार्ज है 2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहाँ जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने उसमें यहाँ शेयर किया है। तो 2 4 6 और 1 7। तो देखिए इसके वैलेंस शेल में 6 थे, लेकिन जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू एटम है वो कितने हैं, 7। मतलब इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहे हैं किसी दूसरे एटम के साथ वो कितने हैं, ज्यादा है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू एटम इज मोर हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस में 6 हैं लेकिन यहाँ कितने हैं, 7, उसको हम असाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज। इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह जो हमारे पास फॉर्मल चार्जेस हैं हम किसी एटम को असाइन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है, कि किस तरह जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और किस तरह जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि हमारे पास जो कैनोनिकल फॉर्म है वैलेंस रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। उसके बाद हम अपने सेकंड रूल पे आते हैं, द पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई मस्ट बी सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म। मतलब हमारे पास जो कैनोनिकल फॉर्म बन रही है अपने रेजोनेंस हाइब्रिड से, अपने रियल स्ट्रक्चर से, उसकी जो आगे से फर्दर कैनोनिकल फॉर्म बन रही है उन सब में जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो एटम्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो डिफर करती है, वो भी किस वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो इसमें हमारे पास देखें अगर हम एसीटेट आयन की बात करें, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें मेरे पास अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शिफ्ट करे तो ये वाला बॉडी ऑक्सीजन में मूव कर जाएगा, तो मेरे पास ये कैनोनिकल फॉर्म बनी। तो ये मेरे पास जो कैनोनिकल फॉर्म है ये वैलिड है। देखिए इसमें हमारे पास जो पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो चेंज नहीं हुई, जस्ट क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो डिफर हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, डीलोकलाइजेशन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसकी एसिटाल्डिहाइड की बात करें, CH3 डबल बॉन्ड OH की बात करें, तो अगर इससे ये वाली विनाइल अल्कोहल बनाए जिसमें C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH और H है, इसमें भी वैसे तो हमारे पास 2 कार्बन ही है, इसमें भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, एक ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, हमारे पास जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है उनकी पोजीशन क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है, वो सेम नहीं रही। तो इसलिए ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म वैलिड नहीं है, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं बन हमारे पास वैलिड नहीं है। ये कैनोनिकल फॉर्म क्या है, वैलिड है। इसमें जो पोजीशन है एटॉमिक न्यूक्लियाई की वो सेम है, लेकिन इसमें सेम नहीं है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो हमारे पास क्या रूल है, ऑल एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। कि हमारे पास जो आगे से इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही हैं उसमें हमारे पास जो एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए।
तो हमारे पास हमारा थर्ड रूल क्या है कि जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं रेजोनेंस में वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो देखिए अगर हम साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है साइक्लो ऑक्टा ऑक्टा इसमें हमारे पास क्या है 8 इसमें हमारे पास क्या है 8 हमारे पास जो है वो कार्बन एटम्स है। उसके बाद टेट्रा मतलब कि इसमें क्या है 4 और टेट्रा इन मतलब 4 डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम क्या है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। अगर हम इसकी बात करें, ये भी देखिए जस्ट लाइक बेंजीन है, इसमें भी अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। देखिए इसमें हमारे पास जैसे बेंजीन में हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म बनती है, इसमें हमारे पास अगर हम ये ड्रॉ करें तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास ये कैनोनिकल फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ये प्लेनर नहीं बल्कि ये टॉप शेप में होती है। ये हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर है ये प्लेनर में नहीं है बल्कि ये क्या है टॉप शेप्ड है। तो इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास ये जो एटम्स हैं वो इन सारे के सारे जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं वो क्या होने चाहिए एक प्लेन में सेम प्लेन में लाई होनी चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है वो जो हमारे पास अगर उनका प्लेन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन जो है वो इजी होगी। तो देखिए इसमें हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग डबल बॉन्ड मतलब हमारे पास ये जो दो ये इसकी एग्जांपल लेके हमारे पास ये जो 2p ऑर्बिटल जो ये डबल बॉन्ड बना रही हैं वो पैरेलल नहीं है अगले जो हमारे पास दो डबल बॉन्ड के जो p ऑर्बिटल है। जैसे हमारे पास ये जो दो p ऑर्बिटल अगर डबल बॉन्ड बना रही हैं तो आगे से नेक्स्ट जो ये दो डबल बॉन्ड के p ऑर्बिटल है ये और ये वाले डबल बॉन्ड वाले आपस में जो क्या है पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए अगर हम इसकी ये कैनोनिकल फॉर्म बनाए तो ये कैनोनिकल फॉर्म वैलिड नहीं है, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें हमारे पास थर्ड रूल में ये बता रहे हैं कि हमारे पास रेजोनेंस में जो एटम इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे एक प्लेन में होने चाहिए। उसके बाद हम अपने फोर्थ वाले रूल पे आते हैं कि हमारा फोर्थ वाला रूल क्या है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल दी कैनोनिकल फॉर्म्स। कि हमारे पास जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड था उसमें हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारी जो आगे से उसकी कैनोनिकल फॉर्म बन रही है उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास इथाइलिन की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसकी जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है ये नहीं बनेगी, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इथाइलिन की कोई दूसरी हमारे पास एक्साइटेड फॉर्म है जो इस मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ रूल क्या है, स्ट्रक्चर्स विद डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स will not contribute or will make little contribution to resonance hybrid। मतलब हमारे पास वो स्ट्रक्चर जिनके बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्टेड होगा, जिनकी बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्टेड हो, वो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट नहीं करते या बहुत थोड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो अगर हम एक्वालिटी की बात करें और उसके से फर्दर अगर ये हम उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन आ गया। इसमें जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड एंगल है, वो हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल जो है वो सेम नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये भी एक्रेटिहाइड की अगर हम ये कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करें तो ये हमारे पास जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये हमारे पास जो 5 रूल्स थे हमारे पास इन रेजोनेंस के, कि अगर हमारे पास जो है वो रेजोनेंस होगी, हमारे पास जो फर्दर कैनोनिकल फॉर्म कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी रेजोनेंस हाइब्रिड से रियल स्ट्रक्चर से, तो ये 5 रूल जो है फॉलो करने पड़ेंगे तो वो कैनोनिकल फॉर्म होगी। अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं होता तो हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनेगी, उसके आगे से वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड नहीं होगी। तो इसमें हमने रेजोनेंस थ्योरी में क्या पढ़ा कि हमने रेजोनेंस थ्योरी में पढ़ा कि रेजोनेंस क्या होती है, उसके बाद हमने देखा रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, हमने देखा कि हमारे पास जो आगे से कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं उनको हम वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद हमने 5 रूल्स देखे कि हमारे पास अगर वो रूल्स फॉलो होंगे तो हमारे पास जो है वो कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगी वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी।